morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to also discuss about the topic India's foreign trade. ये देखो बेटा, हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाट आर द गेम ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सरप्लस ट्रेड के कारण ही जो फॉरेन ट्रेड है वो किया जाता है ताकि हम अपने सरप्लस जो प्रोडक्शंस है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। अब इसमें सबसे मेन जो है वो है कि 1990s तक हमारे देश में किस प्रकार की पॉलिसी अप्लाई की गई थी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या थी? It refers to policy of reliance on import substitution and protection to domestic industries through import restrictions and import duties in area of international trade। यानी उस समय हमारे देश में import substitution की पॉलिसी अप्लाई की गई, यानी import पर बहुत ज़्यादा restrictions लगाई गई। किस प्रकार के restrictions? import substitution क्या होता है कि it means the imported goods are produced by our domestic industries, यानी जिन वस्तुओं को हम इंपोर्ट्स करते हैं उन वस्तुओं को अपनी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री के द्वारा रिप्लेस करें, यानी ऐसी ही वस्तुएं हम अपने देश में प्रोड्यूस करें जिससे हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो, राइट, जिससे हमें फॉरेन रिजर्व्स कम देना पड़ेगा। अपने फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करने के लिए भी ऐसा किया गया। इसके साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, और इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी यानी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई इंपोर्टेड गुड्स पर, और इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की गई, यानी इंपोर्ट कोटा डिसाइड कर दिया गया कि मैक्सिमम हम इतनी वस्तुओं का ही इंपोर्ट्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिसी अप्लाई की गई ताकि हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो सके और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट हो सके, राइट, ताकि हमें कंपटीशन ना करना पड़े और हमारे देश के लोग विदेशी वस्तुएं परचेज ना करके, जैसे 1947 से पहले की सिचुएशन थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसको बचाने के लिए ये पॉलिसी अप्लाई की गई थी, लेकिन बाद में इसके नेगेटिव रिजल्ट थे। तो इसके गुड और बैड इफेक्ट क्या पड़े थे? हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था कि जो ग्रोथ प्रोसेस है वो 6% से 25% तक इंक्रीज हुआ था। हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस समय किया गया था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड बाय आवर पब्लिक सेक्टर्स, यानी इसमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली, डिफरेंट टाइप्स की गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्रीज, केवल एक टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं की गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, और उसमें सनराइज जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे मेन मानी जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टूल्स बनाए जाते हैं जो उस समय सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी उस समय हमारे देश में केवल लार्ज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, बल्कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा, ताकि वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर सके, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हमारी इकोनॉमी पर पड़े थे। वो क्या है? बैड इम्पैक्ट, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली, यानी उस समय द मेन रोल वर प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर प्लेस ओनली द सेकेंडरी रोल। तो उस समय गवर्नमेंट की मोनोपोली क्रिएट होगी, जिसके कारण उस सेक्टर में इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। जैसे इसमें टेलीकम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमें एक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सालों साल वेट करना पड़ता था, लेकिन हमें टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त नहीं होता था। लेकिन एक प्राइवेटाइजेशन होने के बाद एक एसएमएस से ही हम टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसको शो करती है? दिस शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, राइट। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हमारे देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, जिससे इंपोर्ट्स कम हो गया और हमारे देश में कंपटीशन खत्म हो गया। बट वी ऑल्सो नो दैट इफ देर इज ए नो कंपटीशन देन देर इज ए नो यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और जैसे इसमें कार के ये एक
बेस्ट एग्जांपल है कि उस समय कार के 2 ही मॉडल प्रिपेयर किए जाते थे, फिएट एंड एम्बेसडर, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। तो उस समय हमारे देश में प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो गई, इतनी ज़्यादा डाउन आ गई कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी द गवर्नमेंट रियलाइज दैट एवरीथिंग एंड एनीवे वी कैन, यानी द पब्लिक सेक्टर कैन डू फॉर द सोशल वेलफेयर। इट मीन्स उसने प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। उसने क्या चाहा कि जो कुछ भी होना चाहिए, जहां कुछ भी होना चाहिए, दिस कैन डन ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर, राइट। इवन स्प्रेड, आप ये कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। इवन ब्रेड और शूज बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो भी पब्लिक सेक्टर में अपने अंडर में ले ली, तो इसका प्राइवेट सेक्टर को नहीं सौंपा गया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा, यानी जो पब्लिक यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किया गया। इकोनॉमिकल अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस, इट मीन्स इकोनॉमिकल अनवाइबल क्या होता है, इट मीन्स कोई भी इंडस्ट्रीज अगर हैवी लॉस में चली जाती है तो उसको तुरंत क्लोज कर दिया जाता है। दिस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनीज है, अगर वो लॉस में जा रही है तो उसको तुरंत क्लोज कर दिया जाता था, बट दीज वर नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्सन, यानी राजनीतिक प्रेशर होने के कारण गवर्नमेंट सेक्टर के केस में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो जो वर्कर हैं उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि 1990s तक हमारे देश में मोस्टली जो पब्लिक इंटरप्राइजेस थी वो इतने हैवी लॉस में जा चुकी थी, यानी जिसको कंप्लीट करना बहुत ही टिपिकल। तो यही मेन रीजन था कि जिसके कारण हमारे देश में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसको अप्लाई किया गया। इसकी इनएफिशिएंसी के कारण, पब्लिक मोनोपोली के कारण इसमें करप्शन लीकेज बहुत ज़्यादा मात्रा में अराइज हो गया, जिससे हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने का मोटिव था वो और भी ज़्यादा डाउन हो गया। इवन हमारे पास 10 डेज की इंपोर्ट्स पेमेंट के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़े और इसी के कारण हमारे देश में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसको अप्लाई किया गया, जिसके कारण हमारे देश में काफ़ी अधिक इम्प्रूवमेंट हुई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।